नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट को आपके अपने YouTube परिवार दिशा साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे जी। और जो ये सितंबर माह का मंथ का जो आपका मासिक जो या फिर अर्धवार्षिक जो कह लीजिए जो आपका एग्जाम हुआ है केमिस्ट्री का, उसका हम आंसर की लेकर के आए हैं। उसमें आपको यहाँ पर बताने वाले हैं हम कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से आप मिला सकते हैं, कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन यहाँ पर गलत हुए हैं। उस चीज को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से मिला सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से और बढ़िया तरह से फुल डिटेल में जो है से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा। और हमें उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर बहुत ही बेहतर दे सकेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना यही है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में एक बार लिखे जरूर कि गुरुजी यस मैंने ये इस क्वेश्चन का आंसर ये लगाया था। इससे ये क्या होगा ना कि पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बुआ जी, सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे पहला प्रश्न है बुआ जी, यहां पर देखेंगे कि 1 नैनोमीटर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो देखिए इसमें 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। मतलब कि 1 नैनोमीटर जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो हम आपको डायरेक्ट मुद्दा पर आ जाते हैं कि ये जो बराबर होता है वो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर को लिखा जाता है, तो वो 10 के पावर -9 मीटर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये आपका यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये सही होगा। उम्मीद किए करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट बेहतर से बेहतर करें किए होंगे और यही ऑप्शन लगाए होंगे। चलिए सेकेंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ की अनुसरता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अगर आप रियलिटी में अगर देखेंगे तो ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं है जिसको मैंने पढ़ाया नहीं है। प्रत्येक कंसेप्ट को पढ़ाया है। फिलहाल हमको ऑर्गेनिक के बारे में आइडिया नहीं था कि ऑर्गेनिक से भी पूछेगा, क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं पता था, जिसके कारण मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा पाया था। हालांकि ये सब चीज आपको पढ़ा पाए हैं। तो पदार्थ के अनुसरता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहां पर आपका हो जाएगा लेवोजियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है। इससे पता चलता है कि पदार्थ के अनुसरता के नियम का पालन लवाजे ने किया था, लेवोजियर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो प्रश्न की तरफ चलते हैं। डाल्टन के अनुसार किसी यौगिक के सबसे छोटे कण को कहते हैं। डाल्टन के अनुसार, जो डाल्टन साहब थे उनके अनुसार जो है तो किसी भी यौगिक के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटे कण को जो है से क्या कहते हैं बाबू? यौगिक परमाणु कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो यहां पर आपके पास में कुछ ऑप्शन है कि सल्फर का हवा में जलना। सल्फर अगर हवा में जलेगा तो SO2 बनाएगा। उसके बाद कार्बन का हवा में जलना तो ये CO2 बनेगा। भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है कि किसमें फिजिकल चेंज हो रहा है। उसके बाद है आपका उजला फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बदलना। उसके बाद है धातु में जंग लगना। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है उजला फास्फोरस को लाल में बदलना, यही आपका करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बेहतर आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। एवोगाड्रो स्थिरांक क्या होता है? एग्जाम से जब मैंने पहले एक क्लास ले रहा था आपका, रात में जब हम लोग रिवीजन कर रहे थे, तो हम इस समय आपको रिलेटेड क्वेश्चन में ये बताए थे कि एवोगाड्रो स्थिरांक होता क्या है। तो ये होता है आपके पास में ऑप्शन नंबर सी 6.022 गुने में 10 के पावर 23 हो जाएगा। ठीक है, 6.022 दैट मींस कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो है ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। सही है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। आइए 6 नंबर में देखते हैं। 1.8 ग्राम जल में अणुओं की कुल संख्या होती है। अणुओं की कुल संख्या कितना होगा? 1.8 ग्राम जल में अणुओं की कुल संख्या निकालना है। तो 1.8 ग्राम में अणुओं की यदि कुल संख्या निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहां पर कि 1.8 ग्राम पूछ रहा है। तो यहां पर फॉर्मूला आता है बुआ जी, देखिए यहां पर फॉर्मूला आता है क्या?
अणुओं की संख्या निकालना है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, वो आपका आता है एन नॉट अप, ये मोल की संख्या बराबर में एन नॉट अपॉन में एन ए आता है। मतलब कि यहाँ पर ये हम मान लेते हैं मोल की संख्या और इसको मान लेते हैं एवोगाड्रो संख्या, और एक मोल की संख्या बराबर होता है एन बराबर में होता है आपका डब्ल्यू अपॉन में क्या होता है एम, मतलब कि कितना द्रव्यमान दिया हुआ है और कितना जल का आणविक द्रव्यमान है। अब इन दोनों को देखा जाए तो दोनों का एलएचएस बराबर है, तो यहां पर आपका बराबर हो जाएगा एन नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा एन ए, अब बराबर में यहां पर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। अब वैल्यू रख देंगे यहां पर तो कैलकुलेट होके जो आएगा वो वैल्यू होगा। एन नॉट के जगह पर हम क्या करते हैं एन नॉट छोड़ देते हैं, एन ए के जगह पर वैल्यू रख देते हैं 6.022 गुने में 10 के पावर 23 बराबर में डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, तो डब्ल्यू का वैल्यू है 1.8 ग्राम, तो यहां पर 1.8 अपॉन में क्या हो जाएगा बुआ जी 1.8 और अपॉन में हो जाएगा आपका जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18 ग्राम, तो 18 हो जाएगा। अब यहां पर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये पॉइंट को हटाने के लिए ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे कि NO अपॉन में 6.022 गुने में 10 के पावर 23 बराबर में 18 बटा में 18 गुने में 10 हो जाएगा, यानी 18 से 18 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो तब यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, जो एन नॉट बराबर में हो जाएगा 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6.022 गुने में क्या हो जाएगा 10 के पावर 23 हो जाएगा, सॉरी 6.022 गुने में 10 के पावर कितना हो जाएगा, गुने में 10 के पावर 23 हो जाएगा, गुने में 10 के पावर कितना हो जाएगा 23 होगा, अपॉन में कितना है यहां पर, तो ये है आपके पास में 10 है। अब ये पावर में ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा आपके पास एन नॉट इक्वल टू में 6.022 गुने में 10 के पावर 23 माइनस में 1, यानी कि यहां पर होगा 6.022 गुने में 10 के पावर 22। यहां पर जो है ये आपके क्या होने वाले हैं परफेक्ट आंसर वाले होने वाले हैं, तो इसको आप मैच कर लीजिएगा। देखिए मिला करके क्या आपने सही बनाया या कहीं पर फॉल्ट किया, कुछ गलत किया, तो उसको आप जल्दी से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, देखिए किसी गैस का वाष्प घनत्व तो 22 है तो इसका अनुभार होगा, अनुभार पूछ रहा है तो इसका अनुभार का फॉर्मूला आता है, अनुभार का बुआ जी फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है देखिए यहां पर अनुभार का फॉर्मूला आता है कि अनुभार बराबर में, अनुभार इक्वल टू में होता है दुगुने में वाष्प घनत्व होता है, दुगुने में वाष्प घनत्व होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हम क्या रखेंगे दू, और वाष्प घनत्व कितना है देख लीजिए, वाष्प घनत्व 22 है तो यहां पर क्या कर देंगे 22, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा 44, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी जो होगा ये आपका 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले, मिला लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, धातु के एक ऑक्साइड 60% धातु है और दूसरे ऑक्साइड जो है यहां पर तथा इसका समतुल्य भार निकालना है, मतलब धातु ऑक्साइड 60% दिया हुआ है और इसका समतुल्य भार निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका समतुल्य भार निकालने के लिए क्या करते हैं कि धातु ऑक्साइड में धातु की मात्रा कितना है वो देख लीजिए पहले, धातु ऑक्साइड में धातु की मात्रा कितना है वो देख लीजिए, धातु ऑक्साइड में धातु की मात्रा, धातु ऑक्साइड में, धातु ऑक्साइड में धातु की मात्रा, धातु कितना मात्रा में है वो देखिए, धातु ऑक्साइड में धातु की मात्रा देखिए, धातु एक ऑक्साइड में क्या कहता है, धातु के एक ऑक्साइड में 60% धातु है, यानी कि यहां पर कितना परसेंट हो गया 60% हो गया, और ये धातु ऑक्साइड है तो एक धातु होगा और दूसरा ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा की यदि बात यहां पर करें, ऑक्साइड की मात्रा की बात करें यदि कि ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, ऑक्सीजन की मात्रा
ऑक्सीजन की मात्रा बराबर में कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो वो 60 टोटल होता है 100%, और इसमें से 60% धातु है। कितना धातु है बुआ जी, 60% धातु है, तो घटा दीजिएगा तो 40% क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन बचेगा। यानी कि यहां पर 40% क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और क्या करते हैं नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन का समतुल्य भार देखिए, ऑक्सीजन का समतुल्य भार, ऑक्सीजन का समतुल्य भार, समतुल्य भार, समतुल्य भार, समतुल्य भार कितना होता है, 8 होता है। हमें किसका समतुल्य भार निकालना है, तो इसका समतुल्य भार है, मतलब कि धातु का समतुल्य भार है। तो धातु का समतुल्य भार क्या होगा, वो चीज को आप यहां पर देख लीजिए। धातु का समतुल्य भार निकालना है तो क्या लिखेंगे, धातु के समतुल्य भार लिखेंगे। धातु के समतुल्य भार हम कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। समतुल्य भार बराबर में क्या होगा, तो यहां पर हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, एक फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला यहां पर आपका क्या होगा कि कितना प्रतिशत दिया हुआ है आपका धातु, तो धातु आपका यहां पर दिया हुआ है 60%। तो मान लेते हैं कि 60, और धातु का समतुल्य भार निकालना है तो यहां पर मान लेते हैं 60 वटा में कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। उसके बाद यहां पर हो जाएगा बुआ जी बराबर में इसका ऑक्सीजन कितना प्रतिशत दिया हुआ है, देखिए 40, तो यहां पर हो जाएगा 40 अपॉन में जो है ऑक्सीजन का समतुल्य भार कितना होता है, 8 होता है। इसको काट दीजिएगा तो 8 पचे कितना हुआ, 40, और 5 से इसको काट दीजिएगा तो ये 12 पचे 60, यानी कि x बराबर में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि धातु का जो समतुल्य भार है वो 12 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप चेक कर लीजिए क्या आपका सही हुआ है या फिर गलत हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए इस प्रकार से आपका 8 नंबर प्रश्न क्या हो गया, हल हो गया। हम लोग अब 9 नंबर प्रश्न पर जाने वाले हैं। देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न क्या है, उस चीज को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। आइए देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न क्या है। ठीक, देखते हैं, आइए। कह रहा है कि H2SO4 के 1 मोल में कितने परमाणु हैं, H2SO4 के 1 मोल में कितने परमाणु हैं, इस चीज को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 1 मोल में कितने परमाणु हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 मोल में कितने परमाणु कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, H2SO4 के 1 मोल में कितने परमाणु है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कितने मोल की संख्या के बारे में यहां पर चर्चा कर रहा है, कितने, सॉरी, 1 मोल में कितने परमाणु है ना, तो वो आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या होता है यहां पर आपका, जो सबसे पहले तो आप यहां पर क्या करेंगे कि H2SO4 में अणुओं की, परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। H2SO4 में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर में कितना होता है, तो काउंट कर लीजिएगा। तो यहां पर क्या है, H2SO4 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2, प्लस में सल्फर 1 है तो यहां पर 1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना है, 4, तो यहां पर 4, यानी कि इस प्रकार से कितना हो जाएगा आपके पास 7। मतलब कि H2SO4 में कुल परमाणु की संख्या जो है वो आपके कितना हो चुका है, कैलकुलेट करके अगर देखें तो 7 हो चुका है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें प्रति मोल में निकालना है। H2SO4 के 1 मोल मतलब पर मोल में निकालना है, प्रति मोल। 1 मोल का मतलब होता है प्रति मोल में निकालना है, प्रति मोल में निकालना है। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा कि प्रति मोल में परमाणु बराबर में क्या हो जाएगा, प्रति मोल में परमाणु या 1 मोल में परमाणु, 1 या फिर प्रति मोल में परमाणु बराबर कितने परमाणु हैं उस चीज को। तो यहां पर आप देखेंगे कितने परमाणु हैं, तो इसमें सबसे पहले इसमें कितना था वो देख लीजिए, 7 था। और 1 मोल में कितना कण की संख्या होता है, तो 6.02 गुने में 10 के पावर 23 होता है, क्योंकि यहां पर ये 1 ही मोल है। तो यहां पर हो जाएगा 7 गुने में 6.02 गुने में 10 के पावर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी कि यही आपका ऑप्शन होना चाहिए। देखिए चेक कीजिए, यहां पर 3 गुने में है एवोगाड्रो संख्या, 5 गुने में एवोगाड्रो संख्या, 6 गुने में एवोगाड्रो संख्या और 7 गुने में एवोगाड्रो संख्या। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहां पर परफेक्ट आंसर है, यही आपका सही आंसर होने वाला है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, निम्नलिखित में किसका मात्रा न्यूनतम है? 24 ग्राम mg की मात्रा न्यूनतम है, या 0.9 मोल का जो है मात्रा न्यूनतम है, या फिर इतने अणु ऑक्सीजन की मात्रा न्यूनतम है? तो इसमें से सबसे कम मात्रा में कौन है, ये चीज को हमें क्या करना है, यहां पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां पर फटाफट अगर कैलकुलेट करें तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में जो है देखिए 24 ग्राम मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर ए में 24 ग्राम मैग्नीशियम है। सबका क्या करते हैं, भार कैलकुलेट कर लेते हैं, और भार कैलकुलेट यदि सबको कर लेते हैं तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि न्यूनतम मात्रा में कौन है। तो देखिए एक तो ये हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या है, 0.9 मोल नाइट्रिक अम्ल है। तो इसको हमें अगर द्रव्यमान निकालना होगा, अगर हम इसका भार निकालते हैं तो हमें क्या करना होगा कि एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। देखिए यहां पर बी नंबर के लिए 0.9 मोल NH3 है, 0.9 मोल NH3 है। तो यहां पर क्या करेंगे वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले NH3 का आणविक द्रव्यमान यानी कि M लिख देते हैं और यहां पर NH3 लिखते हैं, मतलब इसका आणविक द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस में 3 गुने में 1 यानी कि 14 प्लस में 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, 0.9 मोल में पूछ रहा है। तो अब देखिए मोल की संख्या आपके पास में कितना दिया हुआ है, 0.9 दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि मोल की संख्या बराबर में क्या होता है, W अपॉन में M होता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा क्या होगा, W बराबर में क्या हो जाएगा, W बराबर में N गुने में M होगा। और N का मान कितना है देखिए 0.9 है। तो यहां पर रख देंगे 0.9 गुने में M का मान कितना है बुआ जी, देखिए तो M का मान आपके पास में है M का मान है 17। तो यहां पर हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इसको आप यदि मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका जो है से लगभग एक सेकेंड मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, ओहो हो, मैंने अमोनिया लिख दिया। एक सेकेंड अमोनिया लिख दिया। M और अमोनिया नहीं होगा यहां पर जो है नाइट्रिक अम्ल है तो HNO3 होगा, HNO3 होगा। यहां पर भी क्या होगा, HNO3 होगा। तो यहां पर होगा 1 प्लस में नाइट्रोजन होता है आपका कितना, 14 प्लस में 16 गुने में कितना हो जाएगा 3, यानी कि 1 प्लस में कितना हो जाएगा 14, 16 तिहाई कितना होगा 48। अब इन सब को आप अगर जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पर आपको क्या पता चलेगा कि ये हो गया 15 यानी कि 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा 63। अब यहां पर वैल्यू रख देंगे हम लोग कितना, 63 वैल्यू रखेंगे, 63 वैल्यू रखेंगे। और 63 को जब इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने पर जो है से आपके पास में आ जाएगा लगभग 56.7 ग्राम, 56.7 ग्राम आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या पता चला है, ध्यान दीजिएगा अगर, तो ऑप्शन नंबर ए में पता चला है कि मैग्नीशियम 24 ग्राम है। ऑप्शन नंबर बी में पता चला कि ये जो है नाइट्रिक अम्ल जो है वो 56.7 ग्राम है। अब हमें ऑप्शन नंबर सी को कैलकुलेट करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है देखिए 22.4 क्या है N2 मतलब नाइट्रोजन है, STP पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को यहां पर क्या करने वाले हैं, सी से कैलकुलेट करने वाले हैं कि इसमें इसका भार कितना है। तो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर है, क्या है नाइट्रोजन है, और ये किस चीज पर है तो STP पर है। इसे हमें क्या करना है, वेट कैलकुलेट करना है। और इसका वेट के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि मोल की बात करेंगे यहां पर। तो क्या होगा कि अगर हम लोग सिंपली अगर क्या करते हैं, मोल की चर्चा यदि करते हैं तो आप सबसे पहले नाइट्रोजन के आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए, नाइट्रोजन के आणविक द्रव्यमान निकालिएगा, क्योंकि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के यहां पर आणविक द्रव्यमान, तो MN बराबर में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा M, और यहां पर हो जाएगा नाइट्रोजन बराबर होता है 14 और N2 है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा MN2 बराबर में, N2 बराबर में कितना हो जाएगा 14 गुने में कितना हो जाएगा 2 यानी कि 28 ग्राम, यानी कि 28 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहां पर कितना हो रहा है 28 ग्राम हो रहा है। अब ऑप्शन नंबर डी के लिए हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी के लिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी के लिए क्या है वो देखते हैं।
ऑप्शन नंबर डी के लिए। देखिए दो ठो का तीन हमारा कैलकुलेट हो चुका है, चौथा हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। हम लोग का चौथा ऑप्शन क्या है वो चीज अगर हम लोग देखें यहां पर तो ये है आपके पास में, हमें क्या कैलकुलेट करना है, भार कैलकुलेट करना है। देखिए 6.022 गुने में 10 के पावर 23 अणु ऑक्सीजन का है ना। तो इस चीज को हम लोग को किस में बदलना है, भार में बदलना है। तो भार में बदलने के लिए हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लगा देंगे। और वो फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला है यहां पर, देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि n बराबर में W/m होता है। n बराबर में क्या होता है, n नॉट अपॉन में Na होता है। तो इस आधार पर जो है फॉर्मूला बनेगा W/m बराबर में यहां पर बनेगा n नॉट अपॉन में क्या बनेगा, Na बनेगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो द्रव्यमान रखना होगा। तो यहां पर देखिए O2 अणु है, ऑक्सीजन है, तो O2 हो जाएगा। तो O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो W के जगह पर W छोड़ दीजिए और M के जगह पर इसका आणविक द्रव्यमान आपका कितना होने वाला है, तो वो आपका हो जाएगा यहां पर 32 हो जाएगा, बराबर में N नॉट। तो N नॉट तो हमें क्या करना है, N नॉट की वैल्यू दिया हुआ है 6.022 गुने में 10 के पावर 23 दिया हुआ है, अपॉन में फुल डिटेल आपको यहां पर क्या कर रहा है, सॉल्यूशन दिया जा रहा है, इसलिए एक एक करके हम आपको टोटल चीज सॉल्व कर रहे हैं। अपॉन में Na, तो Na का मतलब क्या होता है, तो देखिए Na का मतलब होता है 6.022 गुने में 10 के पावर क्या होता है 23। अब इससे क्या होगा, देखिए यहां पर ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि W बराबर में कितना निकल गया, 32 ग्राम निकल गया। तो अब देख लीजिए इसमें सबसे न्यूनतम कौन है, देख लीजिए यहां पर सबसे कम कौन है, सबसे कम कौन है देखिएगा। तो यहां पर एक यहां पर आपका 24 ग्राम है, एक यहां पर आपका जो है तो दूसरा नंबर में 56.7 ग्राम है, तीसरा नंबर में 28 ग्राम है और चौथा नंबर में 32 ग्राम। तो सबसे न्यूनतम तो क्या है, मैग्नीशियम ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में करके समझते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहां पर कह रहा है कि 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कितना CaO बनाएगा। मतलब 1 ग्राम कैल्शियम है और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, इस चीज की हमें क्या करना है, यहां पर इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से होता है। जैसे कैल्शियम जो है यहां पर देखिए कैल्शियम, तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और ये बना लिया कैल्शियम ऑक्साइड। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या है, अगर संतुलित कीजिएगा तो ऑक्सीजन 2 है तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर 2 कैल्शियम हो गया तो यहां पर कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि 2 कैल्शियम मिलकर के यहां पर क्या बना रहा है, 2 कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। तो अब समझिएगा 2 गुने में कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है, 40 ग्राम। तो यहां पर 40 ग्राम बराबर में यहां पर ये बना रहा है आपका 2 और यहां पर हो जाएगा 40 प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, यानी कि 40 2 कितना हो जाएगा 80 ग्राम कैल्शियम। 80 ग्राम कैल्शियम बराबर में 2 गुने में कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो ये कितना बनेगा 40 और 8 से काटिएगा तो 8 पचे 40 और यहाँ पर 8 सते 56, यानी कि कैल्शियम बराबर जो है तो यहाँ पर आपका बनने वाला है 7 बट्टा में कितना हो रहा है 8, यानी 7 बट्टा। इसको कैलकुलेट ना कीजिए, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। चलिए डायरेक्ट लिख दीजिए, यहां पर हो जाएगा 2 गुने में कितना है 40 कैल्शियम बराबर में 2 गुने में ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। और इस प्रकार से 2 से 2 आपके कैंसिल हो गया, यानी कि कैल्शियम बरा के 1 ग्राम में 40 ग्राम था, यहां पर 1 ग्राम कैल्शियम बराबर में 56 बटा में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और आप यहां पर देख सकते हैं 56 बटा 40 ऑप्शन नंबर सी आपको दिया हुआ। क्योंकि इसको अगर हम सिंप्लीफाइड कर देते हैं ना, कट कर देंगे तो ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, इसलिए फिर हमको वापस से अपने बैक स्टेटमेंट पर जाना पड़ा और ये 56 बटा 40 आपका यहां पर आंसर है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहां पर चीनी का अणुसूत्र दिया क्या है इसमें से, तो चीनी का अणुसूत्र जो है C12H22O11 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले तो एसिटिक अम्ल का मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है, तो CH2O होता है, CH2O होता है, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, तो देख लीजिए
CH3COOH होता है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो यहाँ पर 2 कार्बन के जगह पर लिखेंगे C2 और कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन, तो H4 हो गया। और यहाँ पर जो है 2 ऑक्सीजन है। इसमें से जो कॉमन हो सकता है उसको निकाल लीजिए, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 हट गया यहाँ पर से, यहाँ पर आ जाएगा H2 और यहाँ पर से 2 हट जाएगा तो ऑक्सीजन CH2O। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि एक तत्व जिसकी संयोजकता 3 है, उसका समतुल्य भार 9 है, तो इसका परमाणु भार क्या होगा? परमाणु भार कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है ये, एकदम से आसान क्वेश्चन है। कैसे? देखिए यहां पर एक संयोजकता दिया हुआ है, संयोजकता बराबर में, संयोजकता बराबर में कितना है? 3 है। और समतुल्य भार कितना है? तो आपका समतुल्य भार है यहां पर, समतुल्य भार है कितना? तो 9 है। आपको पूछ क्या रहा है बुआ जी? तो पूछ रहा है परमाणु भार पूछ रहा है। तो परमाणु भार बराबर फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, परमाणु भार बराबर, परमाणु भार, परमाणु भार बराबर, फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला? संयोजकता गुणे में समतुल्य भार लगाइए। तो यहां पर हो जाएगा संयोजकता गुणे में, संयोजकता गुणे में समतुल्य भार हो जाएगा, समतुल्य भार हो जाएगा। संयोजकता कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 3 गुणे में समतुल्य भार कितना है तो देखिए, तो समतुल्य भार दिया हुआ है 9, तो यहां पर हो जाएगा 9, यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 27, यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो होगा वो आपका राइट आंसर बनेगा, समतुल्य भार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं उसको। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी तत्व के विशिष्ट ताप जो है वो 0.214 है, 0.214 कैलोरी प्रति ग्राम है। तो इसका परमाणु भार लगभग है, मतलब कि इसमें हमें क्या करना है? परमाणु भार कैलकुलेट करना है। और इसका विशिष्ट टेम्परेचर मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया हुआ है। तो अगर ऐसा प्रश्न यदि पूछे तो इसका हमें सलूशन जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका सलूशन क्या होगा? इसका सलूशन तो सबसे पहला नंबर बात, इस प्रकार के अगर आपको टेम्परेचर में दिया जाए तो आप इसको क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप इसमें लिख लीजिए कि आपका विशिष्ट ताप कितना है, विशिष्ट ताप, विशिष्ट ताप। तो आपका विशिष्ट ताप जो है, विशिष्ट ताप, विशिष्ट ताप जो है वो आपके पास में है 0.214 कैलोरी है, कैलोरी प्रति ग्राम है, कैलोरी प्रति ग्राम है। अब इसके बाद हमें पूछ रहा है कि परमाणु भार क्या होगा। तो आपको यहां पर हम बता दें कि 0.214 और गुने में जो है m, मान लेते हैं कि m परमाणु भार है, तो m बराबर में एक कांस्टेंट मान होता है, वो यहां पर आपको देना होगा 6.4। ये एक कांस्टेंट मान होता है, नियतांक मान होता है, याद रखिएगा 6.4 एक नियतांक मान होता है। और यहां पर क्या हो जाएगा? m बराबर में 6.4 अपॉन में क्या हो जाएगा? 0.214 होगा। अब यदि इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर लगभग जो है से इसका आंसर आएगा वो 30 ग्राम प्रति मोल आएगा। अगर कैलकुलेट किया जाए तो 30 ग्राम प्रति मोल आएगा, 30 ग्राम प्रति मोल आएगा, प्रति मोल आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? यहां भी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये परफेक्ट आंसर बन रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है बुआ जी आपका, एक कार्बनिक यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र है CH2O है, मतलब इसका मूल अनुपाती सूत्र दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा मूल अनुपाती सूत्र, एवं इसका अनुभार 90 है। और अनुभार कितना दिया हुआ है? 90 है। तो इसका अनुसूत्र क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। चैप्टर 1 में हम आपको ये सारी बातें समझाए थे, चैप्टर 1 में। चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है, पहले उस पर हम लोग ध्यान देंगे। मूल अनुपाती सूत्र दिया हुआ है, उसके बाद हमें दिया हुआ है अनुभार।
तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे बुआ जी? फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे कि अणुसूत्र बराबर, एक तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, अणुसूत्र बराबर जो है, एक तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, अणुसूत्र बराबर में n गुने में मूल अनुपाती सूत्र पढ़े थे, मूल अनुपाती सूत्र पढ़े थे, मूल अनुपाती सूत्र पढ़े थे। तो अब यहां पर n बराबर यदि अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो n बराबर में क्या हो जाएगा, अणुसूत्र और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा, अणुसूत्र हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा, मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब यहां पर क्या होगा, देखिए वैल्यू हम लोग रखेंगे। अच्छा यहां पर ना अणुसूत्र भार लिख दीजिए, अणुसूत्र भार लिख दीजिए, यहां पर मूल अनुपाती सूत्र भार लिख दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर आपका होने वाला है बुआ जी कि मूल अनुपाती भार में ध्यान दीजिएगा, n बराबर में आपका जो है से अणुसूत्र भार, मतलब अनुभार यहां पर कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। और यहां पर ये आपका मूल अनुपाती सूत्र कैलकुलेट कर लेंगे तो अणुसूत्र के जगह पर, भार के जगह पर 90 रख देते हैं, और मूल अनुपाती भार कितना है, तो ये यहां पर आपके पास में है CH2O है, तो यहां पर लिख देते हैं CH2O, यानी कि n बराबर में 90 होगा। और यहां पर कैलकुलेट अगर करते हैं तो 12 प्लस में 2 गुने में 1 प्लस में हो जाएगा 16, यानी कि n बराबर में 90 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, तो 12 प्लस में 2 और प्लस में कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 12 प्लस में 2 प्लस में 16 होगा। अब इसको यदि हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर n बराबर में आता है 90 बटा में 16 और ये 2 18 और 12 कितना आ जाता है 30, यानी कि ये 30 होगा, इसको काट दीजिएगा तो 3, यानी कि यहां पर 3 आ गया। n का मान कितना हो चुका है, 3 हो गया है। अब हम लोग सूत्र की बात करते हैं। आइए क्या निकालना है, इसका अणुसूत्र निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे नाउ अणुसूत्र बराबर में क्या होता है, n गुने में मूल अनुपाती सूत्र होता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर n के जगह पर 3 और मूल अनुपाती सूत्र कितना है वो देखिए CH2O है, तो यहां पर हम लोग रख देंगे क्या, CH2O रखेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन कितना हो जाएगा 3, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो यहां पर हाइड्रोजन हो जाएगा 6 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो इस प्रकार से 3। तो ये आपका आ रहा है। तो चेक करते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, C3H6O3 ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही लगातार 3-4 क्वेश्चन से आ रहा है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, इसमें से कौन सा उपधातु है, फास्फोरस है या एल्युमिनियम है या आर्सेनिक है या पोलोनियम है। आर्सेनिक जो है ये आपका क्या है, उपधातु है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए, निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है, इसमें से कौन सा यौगिक नहीं है। तो यहां पर देखिए मार्बल ये एक यौगिक ही है, ओजोन यहां पर यौगिक नहीं है, यानी कि ये एक क्या है, समान परमाणु से मिलकर बने अणु है, तो इसका मतलब ओजोन जो है ये आपका यौगिक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पित्तल है। पित्तल क्या है, पित्तल एक द्रव है। क्या है पित्तल, देखो पित्तल एक क्या है, एक द्रव है, लिक्विड है, या एक यौगिक है, या एक तत्व है, या एक मिश्रण है। तो मिश्रण है, क्योंकि इसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु से मिलकर के, मतलब धातुओं से मिल करके और अधातुओं को मिला करके इसको बनाया गया है, इसलिए इसको जो है से क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या है, इसमें करा है किसी यौगिक जिसमें 50% तत्व ए है जिसका परमाणु भार 10 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तथा दूसरा जो है 50% है जिस तत्व है जिसका परमाणु भार कितना है, 20 है। तो इसमें कह क्या रहा है, किसी यौगिक में, तो उसका सूत्र क्या होगा।
तो उसका सूत्र क्या होगा, सूत्र आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। मतलब दो तत्व हैं, एक तत्व ए है जो 50% है और इसका परमाणु भार कितना है, 10 है, 10 दिया हुआ है, और एक तत्व बी है, ये भी 50% है लेकिन इसका परमाणु भार कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो इसका सूत्र इसमें से कौन से प्रदर्शित करेगा, कौन से सूत्र को दर्शाएगा, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अगर एक कोई यौगिक है तो हम मान के चलते हैं कि यहां पर ए का भार आपका कितना है, ए का भार कितना है, तो वो आपका 50 है, और बी का भार कितना है, बी का भार, तो ये भी आपका कितना है, 50 है। अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, मूल की संख्या को कैलकुलेट करेंगे। पहले ए के मूल की संख्या निकालेंगे, फिर बी के मूल की संख्या निकालेंगे, और उसके बाद जाकर के हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसको फॉर्मूला पर ला सकते हैं। यानी कि यहां पर हमें मूल की संख्या निकालना है। चलिए देखिए यहां पर क्या होता है, क्या करेंगे ए के मूल की संख्या, ए के मूल की संख्या, मूल के संख्या, ए के मूल की संख्या कितना होगा, तो देखिए इसका भार कितना दिया हुआ है, 50, और इसका जो है से परमाणु भार कितना दिया हुआ है, 10, यानी कि 50/10 कैंसिल कर दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, यानी 5 मूल हो गया। उसके बाद बी के मूल के भार या बी के मूल की संख्या, सॉरी बी के मूल के संख्या, बी के मूल के संख्या, तो b के मूल की संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 50, और परमाणु भार कितना है 20, डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब आइए सूत्र की तरफ अगर आते हैं, ये दो तत्व हैं, अगर सूत्र की तरफ यदि आते हैं तो सूत्र बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए ए के कितना मूल है, 5 मूल है, तो यहां पर हो जाएगा A5, और B कितना मूल है, तो ये है 2.5 यानी 2.5, तो यहां पर हो जाएगा 2.5। अब ये 2.5 इसमें से कॉमन आ सकता है, या 2.5 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहां पर आपके पास में कितना बचेगा, A2 बचेगा, और ये खत्म हो गया। तो यहां पर B1 लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट B लिखिए, यानी कि A2B, ऑप्शन नंबर B, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ए टू वी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं इसको, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसको थोड़ा सा वैक कर लीजिएगा और तब जाकर के इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, या फिर अगर उसके बावजूद भी ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर उस प्रकार का क्वेश्चन कोई होगा जिसमें आपको डाउट बहुत ज्यादा होगा तो उस क्वेश्चन के लिए हम फिर से एक छोटा सा वीडियो बना करके आपके लिए हम डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है, और इस प्रश्न को कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपके सारे जितने चैप्टर से प्रश्न पूछे हैं वो सब चैप्टर से क्या क्या प्रश्न है उस पर आपका एक नजर पड़ जाएगा और एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सिंपल सी बात है कि वर्जेलियस साहब जो है से जीवन शक्ति का सिद्धांत दिए थे, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, विटल फोर्स थ्योरी बोला जाता है, विटल फोर्स थ्योरी बोला जाता है, फोर्स थ्योरी बोला जाता है, जो कि गलत हो गया था। इन्हीं का स्टूडेंट ओहलर थे, वो इनको क्या कर दिए थे, गलत साबित कर दिए थे। ये लोग आप ये बात आप क्लास 10 में पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, इसका कारण क्या है? कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, इसका कारण क्या है? तो इसमें है क्या, पहला ऑप्शन है कार्बन का छोटा आकार, दूसरा ऑप्शन है कार्बन की संयोजकता होगा, कार्बन की संयोजकता, कार्बन का छोटा आकार, कार्बन में श्रृंखला बनाने की क्षमता जिसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट है कि इनमें से सभी, तो ये सभी गुण है जिसके वजह से कार्बन जो है जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को अगर मिला दिया जाए तो कुछ हजार तक ही तत्व बनाए हैं, जबकि कार्बन अकेले जो है वह लाखों में यौगिक बना चुका है। तो इसीलिए यहां पर ये तीनों ऑप्शन, दैट मींस कि ऑप्शन ए हो या बी हो या सी, ये सारे ऑप्शन सही है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अभी अगला प्रश्न क्या होगा। देखिए, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो है आपको चेक करना होगा कि प्राइमरी कार्बन परमाणु कोई एक अन्य कार्बन या कोई अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, या
सेकेंडरी कार्बन परमाणु 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। टर्शियरी कार्बन परमाणु 3, एक सिंपल सी बात देखिए, प्राइमरी कार्बन परमाणु किसको कहते हैं, प्राइमरी किसको कहते हैं, तो अगर कोई कार्बन परमाणु किसी एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उन्हें प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, जिसको 1 डिग्री से सूचित किया जाता है, 1 डिग्री से सूचित करते हैं। अगर कोई सेकेंडरी की बात किया जा रहा है तो सेकेंडरी का मतलब होता है कि एक कार्बन परमाणु अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे, अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे, अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे, तो इसको 2 डिग्री कहा जाता है। अगर टर्शियरी की बात कर ले, टर्शियरी की बात अगर कर ले तो टर्शियरी का मतलब होता है कि ये 3 कार्बन से जुड़ा होगा, अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होगा, तो इसको हम लोग 3 डिग्री कहते हैं। यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर बी और सी अगर देखिएगा तो टर्शियरी कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, सेकेंडरी कार्बन परमाणु अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, और प्राइमरी कार्बन परमाणु कोई एक अन्य कार्बन या कोई अन्य से कार्बन से जुड़ा होता है, कई अन्य से जुड़ा होता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका कथन सही नहीं है, बाद बाकी सभी कथन क्या है, सही है। 2 नंबर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, एकदम राइट ऑप्शन होगा। ठीक, तो यहां पर जो है से आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए जो है ये आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, डाइमेथिल ईथर का क्रियाशील मूलक है, तो क्रियाशील मूलक क्या है डाइएथिल ईथर का, तो वो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि यहां पर सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ईथर इधर से भी जुड़ सकता है एल्किल समूह और इधर भी जुड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। एसीटोन का आईयूपीएसी नाम है, एसीटोन का आईयूपीएसी नाम होगा प्रोपेनोन होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, सी जो है ये आपका सही है, प्रोपेनोन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आइए, तो आगे है कि प्रोपेन है क्या है, खुली श्रृंखला वाला यौगिक है, शाखित श्रृंखला वाला यौगिक है, या चक्रीय यौगिक है, या एरोमेटिक यौगिक है, खुली श्रृंखला वाला यौगिक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आइए, क्या है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एसिटिक अम्ल है, तो इसमें आपका एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला जो होगा वो CH3COOH, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है ये आपका सही फॉर्मूला है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए बुआ जी क्या है 28 नंबर में कि CH3CHO का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो इसका आईयूपीएसी नाम जो होगा तो देखिए 2 कार्बन है और ये एल्डिहाइड समूह है, तो यहां पर आपका आ जाएगा एथेनल आ जाएगा, एथेनल, एथेनल, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। यहां पर निम्नलिखित में कौन ईस्टर है, ईस्टर का फॉर्मूला कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा RCOOR जो है ये आपका यहां पर क्या है, सही आंसर होगा, RCOOR है। ठीक, एक लास्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, वो देखते हैं क्या है कि CH3CH2OH एवं CH3OCH3 जो है ये क्या है, कौन सी समावयवता है, क्रियाशील समावयवता है, श्रृंखला समावयवता है, स्थान समावयवता है, या फिर मध्यवर्ती, कौन सा है, तो ये क्रियाशील समावयवी है या समावयवता जो भी कहिए, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक प्रश्न को क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं।